नमस्कार, आदाब, हेलो। रह गुज़र में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आइए आज एक नई कहानी से मुलाकात करते हैं। कुछ नए किरदार, कुछ नए पात्रों से दोस्ती करते हैं। ये नए पात्र आपको कुछ समय तक मिलते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं पात्रों के आसपास हम कुछ और कहानियाँ भी कहेंगे। तो आइए आज परिचय हो जाए, यानी इंट्रोडक्शन हो जाए। आज की कहानी का शीर्षक है दीपू, हरिया और चिट्ठी का रहस्य। जमींदार काली ठाकुर आज सुबह से ही बहुत परेशान थे। करीब महीने भर से हर 2-3 दिन के अंतराल पर कोई उन्हें गुमनाम चिट्ठी भेज रहा था। चिट्ठी में सिर्फ 3 शब्द लिखे होते, आज रात खत्म। जबकि रात मजे में कट जाती। पहले तो उन्होंने चिट्ठी को किसी की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कोफ्त होने लगी। फिर शुरू हुआ रात में अजीबोगरीब बातों का सिलसिला। कभी उनके बिस्तर के पास मरे हुए बिच्छू, चूहे या गिलहरी मिलते और साथ में होती वो चिट्ठी। कल रात उन्हें लगा जैसे कोई उनका गला दबा रहा है। जब आंखें खोली तो कमरे में घुप अंधेरा था और कुछ भी नहीं। आज सुबह उठने के साथ ही उन्होंने इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को बुला भेजा था और अब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। काली ठाकुर भोपाल के पास गांव जेतपुर के जमींदार थे। कहने को तो जमींदारी अबॉलिशन एक्ट 1950 के तहत उनकी जमींदारी खत्म हो गई थी, लेकिन जमीन जायदाद अभी भी बहुत थी और गांव वालों के लिए अभी भी वो जमींदार साहब ही थे, उनके मार्गदर्शक। गांव में उनकी जान बसती थी। ऐसे में इस ऐसे में इस तरह की चिट्ठियों का आना हैरत की बात थी। जैसे ही भोलू चाय लेकर आया, इंस्पेक्टर बलबीर सिंह और सब इंस्पेक्टर चौटाला ने कमरे में पदार्पण किया। अरे भोलू, 2 चाय और ले आ। काली बाबू ने आवाज ऊंची करके कहा। फिर बलबीर सिंह से बोले, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। उन्होंने सारी बातें एक एक कर बलबीर सिंह को बता दी और चिट्ठियां भी दिखा दी। इंस्पेक्टर बलबीर ने मामले की पूरी छानबीन करने का आश्वासन देते हुए विदा ली। पुलिस को सब कुछ बताकर ठाकुर साहब को कुछ राहत तो महसूस हुई, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुए। बाबूजी उठिए, लल्ला के आने का समय हो रहा है। तैयार हो जाइए, नहीं तो स्टेशन पहुंचने में देर हो जाएगी। गोपी ने गाड़ी निकाल ली है। भोलू ने चाय के बर्तन समेटते हुए कहा। गोपी और भोलू सालों से ठाकुर साहब के साथ थे। दोनों ही बहुत भरोसेमंद और ठाकुर साहब के परिवार का अभिन्न अंग थे। काली बाबू का लड़का शेखर भोपाल शहर में नौकरी करता था। पत्नी की मृत्यु के बाद काली बाबू एकदम अकेले पड़ गए थे। ऐसे में भोलू और गोपी ही उनका परिवार थे। आज दोपहर की गाड़ी से उनका पोता प्रद्युम्न, जिसे प्यार से वो दीपू बुलाते थे, गांव आ रहा था। दिसंबर की छुट्टियां शुरू हो गई थी और वो मौसम का मजा गांव में लेना चाहता था। 14 साल का दीपू पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अच्छा जानकार भी था। जासूसी उपन्यास पढ़ने और फिल्में देखने में उसकी खास रुचि थी। ठाकुर साहब जब स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी आ चुकी थी और दीपू एक हाथ में सूटकेस और दूसरे में लैपटॉप बैग पकड़े इंतजार में बैठा था। ठाकुर साहब को देखते ही वो दौड़कर उनके गले जा लगा और फिर एकदम से छिटक कर हट गया। अरे, पैर छूना तो भूल ही गया मैं, कहते हुए वो हंसकर ठाकुर साहब के पैरों पर झुक गया। पोते से मिलने की खुशी में ठाकुर साहब भी कुछ देर के लिए अपनी परेशानी भूल गए। स्टेशन से घर तक दादा पोता खूब बतियाते रहे। जैसे ही उनकी कार हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी, ठाकुर साहब को फिर चिंता ने आ घेरा। उनका यह बदलाव दीपू से छुपा न रह सका, लेकिन वो कुछ न बोला। अगले 2-3 दिन दीपू अपने दोस्त हरिया के साथ गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर डोलता रहा। इधर इन 3 दिनों में ठाकुर साहब की व्याकुलता काफी बढ़ गई थी। ना तो ठीक से खाते थे और ना ही रात को ठीक से सो पाते थे।
उनकी गिरती हुई हालत को देखकर दीपू हकीम चाचा को बुला लाया। यूं तो गांव में अच्छी खासी डिस्पेंसरी थी, लेकिन काली बाबू सिर्फ हकीम चाचा से ही इलाज करवाते थे। मियाँ, इनको हाई ब्लड प्रेशर है, हकीम चाचा ने नब्ज देखकर कहा। लेकिन दादाजी को तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है ही नहीं, दीपू बोला। बरखुरदार, ठाकुर साहब को कोई मानसिक तनाव है जिसकी वजह से इनका बीपी बढ़ा हुआ है। तुम घर आकर दवाई ले जाना, कल तक हालत में सुधार आना चाहिए, कहकर हकीम साहब ने झोला उठाया और छड़ी टेकते हुए कमरे से बाहर चल दिए। शाम को दीपू और हरिया हकीम चाचा के घर पहुंचे। नाना जी घर पर नहीं है, ये दवाई तुम्हें देने को कहा था, कहकर उनके नाती बिलाल ने उसे दवाई थमा दी। वैसे ठाकुर काका को क्या परेशानी है? नाना जी कह रहे थे कि काफी तनाव में है, अगर जल्द परेशानी दूर न हुई तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। बातूनी बिलाल ने सुनी सुनाई बात दोहरा दी। बिलाल दीपू और हरिया का हमउम्र ही था, सीधा साधा और कर्मठ। उसे जड़ी बूटियों की भी अच्छी जानकारी थी। बस एक ही ऐप था उसमें, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। जान को खतरा? लेकिन हकीम चाचा ने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, दीपू सहम कर बोला। ओहो, मैं भी कितना बकबकिया हूँ। नाना जी ने किसी को भी बताने से मना किया था, खास तौर पर तुमको, और मैंने सब उगल दिया, बिलाल ने झेपते हुए कहा। दोनों दोस्त चुपचाप दवाई लेकर घर पहुंचे। यार हरिया, मुझे मामले की तह तक जाना ही होगा, दादाजी की जिंदगी का सवाल है, दीपू अचानक बोल उठा। मुझे नहीं, हमें, हम पार्टनर जो ठहरे, हरिया बोला। लेकिन हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं भोलू दादा से पता करता हूँ कि हवेली में चल क्या रहा है, फिर आगे की सोचेंगे। हाँ, ये ठीक है। रात को खाना खाकर दीपू भोलू के कमरे में जा पहुंचा। दादा, हवेली में सब कुछ ठीक है ना? हाँ तो क्या हुआ लल्ला, कोई बात है क्या? नहीं, दादाजी थोड़े परेशान से दिख रहे थे ना, इसीलिए पूछा। हाँ, बाबूजी परेशान तो हैं ही बहुत दिनों से, लेकिन इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे ये सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर? वो कब आए? क्या हुआ था? जिस दिन आप आने वाले थे ना, बस उसी दिन सवेरे वो आए थे। कुछ चिट्ठी पत्री का मामला था, साथ में सब इंस्पेक्टर चौटाला भी था। पूरी 2 कचौड़ी खा गया और एक ले भी गया कमबख्त। कैसी चिट्ठी? हर दूसरी या तीसरी रात को कोई बाबूजी के कमरे में चिट्ठी छोड़ जाता है। उसमें लिखा क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन बाबूजी उसे पढ़कर बेचैन हो जाते हैं। आखिरी बार कब ऐसी चिट्ठी आई थी? वाह लल्ला, तुम भी इंस्पेक्टर की तरह सवाल पे सवाल दागे जा रहे हो। कल ही आई थी चिट्ठी, बाबूजी के तकिए के नीचे रखी है, चाहो तो देख लो। ठाकुर साहब सो रहे थे। दीपू चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ और धीरे से तकिए के नीचे से चिट्ठी निकाल ली। दवाई का असर था, इसीलिए उन्हें उसके आने का आभास भी नहीं हुआ। चिट्ठी पढ़कर वो सकते में आ गया। वाकई ठाकुर साहब की जान को खतरा था। दूसरे दिन उसने सारी बात हरिया को बताई और चिट्ठी भी दिखाई। तो अब क्या करना है? हरिया ने पूछा। सबसे पहले इंस्पेक्टर बलबीर के पास चलते हैं, देखें तो उन्होंने क्या तफ्तीश की है। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह बहुत ही काबिल और ईमानदार ऑफिसर थे। सारे इलाके में उनका दबदबा था। यही वजह थी कि इस इलाके में आपराधिक मामले ना के बराबर होते थे। लेकिन चिट्ठी के मामले में अभी तक कोई सुराग उनके हाथ नहीं आया था। गांव में ठाकुर साहब का कोई दुश्मन नहीं था। भोलू और गोपी पिछले लगभग 30 सालों से उनके साथ थे। सबसे पूछताछ की जा चुकी थी। एक बात तो पक्की थी कि चिट्ठी रखने वाले को घर का नक्शा अच्छे से पता था। कमरे की तलाशी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे अपराधी का पता चल सके। और तो और पिछले 3 महीनों में हवेली में जितने भी लोग आए थे उन सब के बारे में छानबीन की जा चुकी थी। आने वालों की लिस्ट में सिर्फ 4 लोग थे, वकील साहब, मुंशी ध्यानचंद,
सेठ किरोड़ीमल और काली बाबू के पुराने मित्र कृपाशंकर, जो कई वर्षों के बाद पिछले माह उनसे मिलने आए थे। वकील साहब और मुंशी जी हर महीने कारोबार के सिलसिले में ठाकुर साहब से मिलने आते थे। सेठ किरोड़ीमल ठाकुर साहब की सड़क के पास वाली जमीन खरीदना चाहते थे और उसके लिए मुंहमांगी रकम देने को तैयार थे। सर, मेरे हिसाब से मैं अपने पापा को बुला लेता हूँ, दीपू ने सुझाव दिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ मत करना जिससे अपराधी सतर्क हो जाए। पुलिस केस की छानबीन कर रही है, तुम्हें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं। तुम घर जाओ और अपने दादाजी की देखभाल करो। इंस्पेक्टर बलबीर ने दोनों लड़कों को चलता कर दिया, लेकिन दीपू और हरिया ने हार नहीं मानी और अपने तरीके से तहकीकात करना शुरू कर दिया। यार दीपू, चिट्ठी हर 3 दिन में आती है ना? जरूरी नहीं, कभी 2 दिन में भी आ जाती है। लेकिन एक बात है, चिट्ठी का कागज बहुत अच्छी क्वालिटी का है, यहाँ का नहीं लगता, किसी अच्छी दुकान का है। क्यों ना हम ठाकुर काका के कमरे की तलाशी लें? मैं भी यही कहने वाला था। शाम को जब दादाजी बगीचे में टहल रहे होंगे तभी हम ये काम करेंगे। नियत समय पर दोनों दोस्त कमरे में पहुंचे। कमरे की 2 दीवारों में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जो अक्सर बंद रहती थी। खिड़कियां बगीचे की तरफ खुलती थी। जैसा कि इंस्पेक्टर ने कहा था, कमरे से उन्हें कुछ नहीं मिला। अपराधी कोई न कोई सबूत तो हमेशा छोड़ता है। चलो खिड़कियों का बाहर से मुआयना करते हैं, शायद कुछ हाथ आ जाए, कहकर दीपू हरिया को बगीचे में ले आया। देखो तो, इस खिड़की का शीशा बाकियों से थोड़ा अलग लग रहा है। इसका कांच कुछ पतला है, दीपू ने गौर से निरीक्षण करते हुए कहा। जिस मसाले से इसे चिपकाया गया है उसका रंग बाकियों की तरह मटमैला नहीं बल्कि सफेद है, और लगा भी सफाई से नहीं है। लगता है जल्दबाजी में लगाया गया है। पूरी तरह से सूखा भी नहीं है, देखो कुरेदने पर निकल रहा है, दीपू बोला। अरे देखो, मसाले के नीचे ये क्या है? स म मतलब? हरिया ने मसाला हटाते हुए कहा। हो सकता है कि दुकान का नाम हो। यहाँ स से किसी कांच वाले की दुकान है क्या? हाँ, सलीम मोहम्मद की दुकान पर कांच मिलता है, लेकिन बहुत ही अजीब आदमी है वो। किसी बात का सीधा जवाब भी नहीं देता, और हम एकदम से पूछ भी तो नहीं सकते हैं ना कि उसकी दुकान से कांच किसने खरीदा। हरिया बोला। मुझे एक तरकीब सूझी है, चलो सलीम के पास चलते हैं। ये कहकर दीपू हरिया को लेकर दुकान की तरफ चल दिया। नमस्ते सलीम भाई, दादाजी पूछ रहे थे कि आपने एक ही शीशा क्यों भिजवाया, हमें तो 2 चाहिए थे। क्या मियाँ, मेरे को तो एक देने को बोला छुट्टन, बल्कि उस दिन आधी रात को मुझे उठाकर बोला, ठाकुर साहब की तबीयत ठीक नहीं, खिड़की का शीशा टूट गया, अभी बदलना पड़ेगा नहीं तो निमोनिया हो जाएगा। आसपास की सारी दुकानें भी बंद थी, वही दुकान में रहता हूँ, इसलिए वो मेरे पास आया। मैंने उसको बोला भी कि मेरा कांच हवेली वाले से अलग है, लेकिन वो जल्दी में था, बोला काम चल जाएगा। अभी भिजवा दूं क्या? नहीं, अब नहीं चाहिए, काम हो गया, कहकर दीपू हरिया को लेकर घर की ओर मुड़ गया। उसने भोलू दादा को सारी बात बताई। भोलू ने छुट्टन को सफाई के बहाने हवेली में बुला लिया, फिर भंडार घर में गोपी के साथ मिलकर उसकी खूब ठुकाई की। 2-4 हाथ पड़ते ही छुट्टन ने मुंह खोल दिया। उसे अफीम की लत लग गई थी, जिसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। करीब 1 महीना पहले एक आदमी उसे मिला और उसने कहा कि वो हर हफ्ते उसे 5,000 रुपए देगा। बदले में उसे उसकी दी गई चिट्ठियां 2-3 दिन के अंतर पर ठाकुर साहब के कमरे में रखनी होंगी, और बीच बीच में उन्हें थोड़ा डराना भी होगा। पैसे के लालच ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। रात को वो पहले खिड़की का शीशा बड़ी सफाई से निकालता, फिर कमरे में घुसकर ठाकुर साहब को बेहोशी की दवा सुंघाकर हल्का सा बेहोश करता, ताकि जब वह उनके मुंह पर तकिया रखकर या गला दबाकर डराए तो उन्हें उसका एहसास तो हो, लेकिन वो पूरी तरह होश में ना आ पाए। पिछली बार शीशा निकालते समय उसके हाथ से गिरकर चटक गया था, और पोल खुलने के डर से उसने रात में ही उसे बदल दिया। उसने गिड़गिड़ा कर माफी मांगी
और उस आदमी को पकड़ाने में पूरी मदद करने का वचन दिया। अगले दिन दीपू और हरिया ने भोलू, गोपी और छुट्टन की मदद से बस स्टॉप पर उसे पकड़ भी लिया। वो कृपाशंकर के ऑफिस का चपरासी सुनील निकला। सुनील से सिर्फ इतना पता चला कि उसे बॉस से सीधा ऑर्डर मिलता था। तो क्या कृपाशंकर ने तुम्हें भेजा था? दीपू ने पूछा। पता नहीं, मुझे तो फोन पर हिदायत दी जाती थी और मेरी मेज की दराज में एक लिफाफा रखा होता था जिसे मुझे छुट्टन को देना होता था, सुनील ने बताया। दीपू ने अपने पिता को सारी बात बताई और कृपाशंकर के ऑफिस पहुंचने को कहा और खुद भोलू, गोपी, हरिया और ठाकुर साहब के साथ शहर पहुंच गया। सबका शक कृपाशंकर पर था, लेकिन ठाकुर साहब उन्हें मुजरिम मानने को तैयार न थे। तलाशी के दौरान कृपाशंकर की मेज की निचली दराज से वह नोटपैड मिला जिस पर चिट्ठी लिखी जाती थी। वह चौंक कर बोले, ये यहाँ कैसे आया? ये तो कमल का है। कमल कौन? दीपू ने पूछा। मेरा निजी सहायक। नोटिस लिखने के लिए उसे अच्छी क्वालिटी का कागज चाहिए होता है, इसलिए मैंने ऐसे नोटपैड का पूरा बंडल उसके लिए मंगवाया था। उसमें से अभी भी कुछ उसकी मेज पर रखे होंगे। ये कमल कहाँ है? कोर्ट गया है, आता ही होगा। कृपा अंकल, आप और दादाजी साथ वाले कमरे में छुप जाइए। सुनील, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जैसे ही कमल आए उसे अंदर भेज देना। कोई चालाकी की तो तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, दीपू ने धमकी दी। थोड़ी ही देर में कमल कमरे में दाखिल हुआ और इतने लोगों को देखकर सकपका गया। तुम लोग अंदर कैसे आए? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, उसने गुस्से से कहा। मैं इंस्पेक्टर शेखर हूँ, गांव जेतपुर से यहाँ तहकीकात करने आया हूँ। हमें शक है कि कृपाशंकर जी काली बाबू को मारने की साजिश कर रहे थे, शेखर ने रोबदार आवाज में कहा। क्या क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो अभी कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, वैसे क्या सबूत ढूंढ रहे हैं आप? एक नोटपैड जिस पर चिट्ठियां लिखी गई थी। सारा कमरा छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिला। चलो घर पर देखते हैं। ये कहकर शेखर और दीपू समेत सभी कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही कमल मेज की दराज खोलकर चेक करने लगा। यही तो रखा था, नोटपैड कहाँ चला गया? वह बुदबुदाया। मेरे पास है, जेल में भिजवा दूंगा, चिट्ठियां लिखते रहना, कमल के पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा। वो घबराकर एकदम से पलटा तो देखा शेखर और दीपू समेत सभी लोग वहां खड़े हैं। कमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारी सच्चाई सामने आ गई। 1 महीना पहले कमल कृपाशंकर के साथ हवेली आया था। वहां उसने गैरेज में बैठे छुट्टन को नशा करते देखा। बस उसे बलि का बकरा मिल गया। पुलिस स्टेशन में अपने अपने बयान दर्ज करने के बाद कृपाशंकर सबको अपने घर ले आए। पर उसने ऐसा किया क्यों? ठाकुर साहब ने पूछा। जिस दिन हम आपकी हवेली में आ रहे थे, कमल ने मुझसे आपकी संपन्नता का कारण पूछा और मैंने मजाक में कह दिया कि आपकी हवेली में खजाना गड़ा है। हवेली के जो ब्लूप्रिंट्स आपने मुझे स्कैन करवाने के लिए दिए थे, मैंने वो उसे दिखा दिए और आपके कमरे की दीवार में छुपी पुरानी चिमनी को, जो ब्लूप्रिंट्स में एक्स निशान से दर्शाई गई थी, खजाना बता दिया। मूर्ख समझा कि वहां सच में खजाना है। वो चाहता था कि आप डर कर हवेली छोड़ दें और कुछ महीनों के लिए शहर आकर रहें, ताकि वो आराम से खजाना निकाल सके। मेरा मजाक इतना भारी पड़ेगा मैंने कभी सोचा न था, कृपाशंकर अफसोस करते हुए बोले। लेकिन ठाकुर साहब, आपने दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। मिसाल तो इन बच्चों ने कायम की है। पुलिस को तो इतने दिनों से कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था और इन्होंने 2 दिन में गुमनाम चिट्ठी का पर्दाफाश कर दिया, ठाकुर साहब ने गर्व से कहा। दीपू और हरिया तो हमारे गांव के। इससे पहले कि वो अपना कथन पूरा कर पाते, दीपू जोर से चिल्लाया, शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमारे देसी शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन कैसे लगे आपको? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें इस बात की बहुत खुशी है
और हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। अभी तो बहुत सारी बातों का पर्दाफाश करना है उन्हें। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे कैसे और गुत्थियां सुलझाते हैं ये दोनों। तो कीजिए अगली कहानी का इंतज़ार, और अगर आपने अभी तक हमको लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो और देर मत कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर कहानी के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ रहगुजर में। नमस्कार।